हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की थ्योरी जानेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्या मतलब है और इसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम को कैसे डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो उससे पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है और बेसिक आपको सिखाया जाएगा थ्योरी में। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का पहले सोचा, न्यूमेरिकल वीडियो बनाने से पहले। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो आइए, मैं आपको स्क्रीन पे तो ले ही आया हूँ। स्क्रीन पे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्या मतलब होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब है एक अपार्टमेंट का डिवीज़न। क्या? एक अपार्टमेंट का डिवीज़न। कोई बिजनेस की एक बिल्डिंग है जिसमें आप लोग बिजनेस करते हैं और उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया बिजनेस सेगमेंट्स में। जैसे आपकी एक 2 मंजिला इमारत की एक दुकान है, आप ऊपर भी जूते बेचते हैं, नीचे भी जूते बेचते हैं। आपने कहा कि इतना जूता नहीं बेच रहे, इतना जूता कोई खरीदने वाला आ नहीं रहा, तो आपने सोचा ऊपर से जूते हटाओ, ऊपर लगाओ अब कपड़े। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ मार्केट दोनों चीज़ों का है। क्या पता उसके कपड़े से प्रॉफिट अच्छा आ जाए। तो उसने नीचे कर लिए जूते, ऊपर कर लिए कपड़े। तो जूतों में और कपड़ों में उसने अब ट्रेडिंग अपनी चालू कर दी, बिजनेस अपना चालू कर दिया। अब उस बिजनेस में एक दिक्कत है कि भाई अब दोनों का सामान बेचने का क्राइटेरिया बदल गया। और अगर क्राइटेरिया बदल गया तो अकाउंटिंग भी बदलेगी। बदलेगी नहीं बदलेगी। तो इसीलिए हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को जानना ज़रूरी है, ताकि अगर आप बाद में अकाउंटेंट बनते हैं तो आप किसी ऐसी दुकान में गए, अगर वहाँ डिपार्टमेंट है तो आप वहाँ पे अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अब देखो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। टू नो द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। कई सारे मतलब 2 डिपार्टमेंट हैं तो उन दोनों का एक अलग अलग रिजल्ट निकालना, वो हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से जानते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, अगर आपकी अर्निंग भी अच्छी है, तो आप एक अलग अकाउंटेंट रख सकते हैं। तो हम आते हैं ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। उसमें हम ये जान रहे थे कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो या तो अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो आप एक अलग अकाउंटेंट रख के दोनों की अलग अलग बुक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिज़नेस छोटा है, आपके पास अकाउंटेंट रखने के पैसे नहीं हैं, तो आप उसी में एक स्केल से लाइन खींच के कॉलम बढ़ा के अकाउंटिंग कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें मेनली फाइनल अकाउंट्स ही बनाने हैं, जिसमें हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। वही होते हैं फाइनल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, तो उसको भी बनाएंगे हम। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के। पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग रिजल्ट जानना अलग अलग डिपार्टमेंट के। ट्रेडिंग रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। ठीक है। टू कंपेयर द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट विद दोज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग रिजल्ट को दूसरे डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग रिजल्ट के साथ कंपेयर करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। क्या होता है ट्रेडिंग रिजल्ट? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। टू रिवॉर्ड द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट। अगर मान लो आपने दोनों दुकानों में मैनेजर रखे हैं, जूते में भी कपड़े में भी,
कपड़े वाला ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, जूते वाला कम कमाता है, तो आप उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड कर सकते हैं वहाँ के मैनेजर्स को। जहाँ ज़्यादा अच्छा काम होगा वहाँ के मैनेजर को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। टू हेल्प द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट द बिजनेस पॉलिसीज़ फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट। अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करी है तो आपको बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करी है तो आपने दोनों, आपके मान लो 2 डिपार्टमेंट हैं, तो इसमें दोनों के नेट प्रॉफिट अलग अलग आए होंगे। जिसका ज़्यादा आया होगा या किसी का कम आया होगा या दोनों के बराबर भी आ सकते हैं। तो मान लो एक का ज़्यादा एक का कम आया, तो आप कम प्रॉफिट वाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय कि ज़्यादा प्रॉफिट वाले के। तो आप उसी अकॉर्डिंग बिजनेस पॉलिसीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। टू हेल्प द बिजनेस इन फॉर्मुलेटिंग प्रॉपर पॉलिसीज रिलेटिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस डिपार्टमेंट में अगर हम अच्छी पॉलिसीज़ लगाएंगे तो उस डिपार्टमेंट में एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ते हैं। और जब हम दोनों डिपार्टमेंट को मतलब कंपैरिजन करते रहते हैं तो हम ओवरऑल बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम मेनली अलग अलग जान सकें कि कौन सा बिज़नेस कैसा चल रहा है, और उसी हिसाब से वहाँ पे पॉलिसीज़ बनेंगी, उसी हिसाब से वहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ पे चीज़ें होंगी। थी इतनी सी बात। अब बढ़ते हैं एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के। द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इवेल्युएटेड सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट। अगर आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर ली है तो आप दोनों डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग रिजल्ट अलग अलग जान सकते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर टू ड्रॉप अ डिपार्टमेंट और ऐड अ न्यू वन। अगर कोई डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लगातार बुरा ही आ रहा है, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो हम उस डिपार्टमेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। और अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन ना मिले कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो आप ड्रॉप या नया डिपार्टमेंट कहाँ से लाएंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ये दूसरा फ़ायदा है। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू अदर कैन बी इवेल्युएटेड। कंपैरिजन कर सकते हैं हम दोनों के ग्रोथ पोटेंशियल का। ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है? जो बिजनेस एक इंक्रीजिंग रेट पे प्रॉफिट कमा के दे रहा हो, जो बिजनेस एक इंक्रीजिंग रेट पे प्रॉफिट कमा के दे रहा हो, उसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके। तो ये इसका तीसरा फ़ायदा आ जाता है। More detailed information can be provided to the users of the accounting information like the shareholders, investors, creditors, etc. अब बिजनेस बड़ा है यहाँ पे, तभी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को हम सामान उधार दे रहे हैं, तो वो डिपार्टमेंट, एक अकेला डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो जानने के लिए भी हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मदद करती है। तो स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो। फ्रेंडली राइवलरी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट में हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जूते का बिज़नेस भी है, कपड़े का बिज़नेस भी है आपके पास, और आप देखें कि जूते का बिज़नेस प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है कंपेयर टू कपड़ा, तो कपड़े को आप ज़्यादा ध्यान लगा के उसके बराबर लाएंगे, फिर उससे इंक्रीज़ भी हो सकता है। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे जूते को फिर आगे लाएंगे, फिर कपड़े को आगे लाएंगे। तो ऐसे राइवलरी चलती रहेगी, तो आपका
टोटल जो एक्सपेंशन होगा बिजनेस का वो होगा। ठीक है, तो फ्रेंडली राइवलरी एक ग्रोथ ला देती है ओवरऑल बिजनेस में। डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड स्टाफ कैन बी रिवॉर्डेड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं और वहाँ का स्टाफ भी अलग अलग होता है। तो जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस आएगी वहाँ के डिपार्टमेंट के स्टाफ को अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड्स, और अच्छा परफॉर्मेंस पता कैसे चलेगा? डिपार्टमेंटल अकाउंट से, और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ये बन जाता है छठवां एडवांटेज। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले इन ईच डिपार्टमेंट। कैपिटल आउटले क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आप मतलब डिवाइड करके लगाते हैं कि कैसा आपका कैपिटल का ढांचा है, उसमें से कितना पैसा आपने कपड़े में लगाया, कितना पैसा जूते में लगाया। तो जूते का और कपड़े का मतलब कैपिटल का जो जस्टिफिकेशन है वो होता है प्रॉफिट। जस्टिफिकेशन मतलब प्रॉफिट ही तो हो गया कैपिटल का। फिर हमने लगाया, उसके बदले में हमें कुछ मिले तो सही, तभी तो जस्टिफिकेशन होगा कैपिटल लगाने का। उसके बदले में जो मिला वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हम कहाँ से जानते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गए। और एक आध और हैं कि इनके अलग अलग एक्सपेंस और इनकम को हम कंपेयर कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप पे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग है तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं भाई, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं ना कि किस डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। वो कैसे निकालते हैं? वो तो सेल्स में से कितना आपने स्टॉक में डाल दिया, तो सेल्स में कितना स्टॉक का पार्ट है, तो ये सब रेशियो वगैरह आपने 12th में, मैं जानता हूँ आपने पढ़े होंगे, तो उन्हीं में थे। तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटेलिजेंट मतलब क्या? जो इंटेलिजेंट प्लानिंग मतलब क्या? कमजोरी पे ध्यान लगाना और मजबूती को पकड़ के रखना। कमजोरी से हटाना और मजबूती को पकड़ के रखना ही इंटेलिजेंट प्लानिंग का पार्ट है। अब जो बिज़नेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसका प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करेंगे वो होगी इंटेलिजेंट प्लानिंग। जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कमज़ोरी को हटाने के लिए, वही तो इंटेलिजेंट प्लानिंग है। और वो कैसे करेंगे, किसके ज़रिए करेंगे, किसने हेल्प करी हमारी? सीधी बात, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ने। तो यही थे इसके कुछ 10 एडवांटेज। अब इसमें मेथड्स भी मैंने आपको बताए, या तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग कर लो, सारे अकाउंट अलग बना लो, ट्रेडिंग P&L अलग बना लो, बैलेंस शीट अलग बना लो, या कॉलम बना लो। कॉलम का एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए नीचे जो आ रहा है ABC डिपार्टमेंटल स्टोर लिमिटेड जो है, उसका एग्जांपल है। तो इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, कॉलमनर बेसिस पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक अलग मेथड है। और अब अगर आप अलग ट्रेडिंग बना रहे हैं, अलग P&L बना रहे हैं, अलग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें उसको हम कहेंगे मतलब अलग अकाउंटिंग, मतलब दूसरा मेथड वही है। एक ये कॉलम वाला, एक बिल्कुल सेपरेट एंड कॉलम, दो ही हैं ये मेथड। अच्छा,
अब आपके पास, अब आपने ये तो जान लिया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है। अब इसमें चीज़ें आएंगी अलग अलग। मैंने आपको बताया था कि ये इसका फॉर्मेट है, तो इसमें ये टोटल का कॉलम भी आता है। जैसे जितने डिपार्टमेंट, उससे एक कॉलम ज़्यादा बनाते हैं। डिपार्टमेंट ए, 2 डिपार्टमेंट है मान लो ए बी, तो डिपार्टमेंट ए में अमाउंट अलग जाएगा, डिपार्टमेंट बी में अलग अलग जाएगा, और एक टोटल का कॉलम भी हम बना लेंगे। अब कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होते हैं, ट्रेडिंग P&L में डालने होते हैं। तो किस कॉलम में कितना अमाउंट जाना चाहिए, डिपार्टमेंट ए के कॉलम में कितना जाना चाहिए, डिपार्टमेंट बी के कॉलम में कितना जाना चाहिए, और टोटल के कॉलम में कितना जाना चाहिए, वो सिर्फ हमें पता चलेगा जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। अगर मान लीजिए आपने सामान मंगाया, बाहर से टेम्पू वाला सामान लेके आता है, वो मान लो टोटल सामान लेके आया, जूते भी लेके आया, कपड़े भी लेके आया, तो 10 लाख का सामान जूते में, मतलब 10 लाख का जूते का सामान लाया, 5 लाख का कपड़े का सामान लाया, और उसको आपने 15,000 रुपये दे दिए सामान लाने के। तो आपने उसको दिया तो टोटल दिया, नहीं दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने उसको टोटल दे दिया। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि किस डिपार्टमेंट में कितना डालूं, तो आप उसको परचेज रेशियो पे डिवाइड करके डालेंगे, नेट परचेज रेशियो पे, कि किस डिपार्टमेंट में कितना सामान मंगाया। जैसे 10 लाख का डिपार्टमेंट ए में मंगाया, 5 लाख का डिपार्टमेंट बी में मंगाया, तो डिपार्टमेंट ए और बी के जो नेट परचेज रेशियो आएंगे वो 10:5 यानी 2:1 के रेशियो में आपको जो भी खर्चे नेट परचेज से रिलेटेड होंगे उसको वैसे ही डिवाइड करना है। तो 15,000 में से 10,000 जाएगा डिपार्टमेंट ए में और 5,000 जाएगा डिपार्टमेंट बी में। ऐसे ही काफ़ी सारे खर्चे हो गए, डिस्काउंट मिला आपको, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, ऑक्टोपाई हो गया। ऑक्टोपाई क्या होता है? ऑक्टोपाई वो खर्चा होता है जो आप जब सामान मंगाते हैं तो एक आदमी को आप चेकिंग करने के लिए बैठाते हैं कि सामान कितना आया, तो आपको उसको पेमेंट भी करनी होती है, तो उस पेमेंट को बोलते हैं ऑक्टोपाई। और ऑक्टोपाई को आप देंगे तो टोटली, अब आपको डिवाइड करना है कि डिपार्टमेंट ए में कितना डालूं, डिपार्टमेंट बी में कितना डालूं, तो वो आप नेट परचेज के बेसिस पे करेंगे। अब कुछ खर्चे होते हैं सेल्स पे, तो आप वो सेल्स रेशियो, नेट सेल्स रेशियो में करेंगे, जैसे सेलिंग कमीशन, बेड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, रिजर्व, बहुत सारे खर्चे, सेल्स टैक्स, कैरियज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। कई सारे खर्चे जो आप सेल्स से रिलेटेड करेंगे उनको आप नेट सेल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब कुछ खर्चे हो गए जो बिल्डिंग से रिलेटेड हो गए। अब बिल्डिंग में मान लो आप रेंट दे रहे हैं, तो रेंट को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जितना एरिया ऊपर वाली ने घेर रखा है उतना एरिया अगर नीचे वाले फ्लोर ने भी घेर रखा है तो आप बराबर रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो ऊपर वाली ज़मीन आधी है नीचे वाली ज़मीन से, तो ऊपर की ज़मीन में रेंट कम लगेगा वैसे तो, लेकिन वो तो पूरा ले जाएगा। तो आपको जब डिवाइड करना है तो डिपार्टमेंट ए में कम डालना है, डिपार्टमेंट बी में ज़्यादा डालना है। मतलब नीचे वाला मान लो डिपार्टमेंट बी है, जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है। और मशीन पे कुछ खर्चे होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, उस पर कुछ लेबर के खर्चे हो गए, कुछ भी हो गए, तो उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन है टोटल में। जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मशीन उस डिपार्टमेंट में गया ज़्यादा खर्चा। लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे तरीके के एक्सपेंसेस और भी हैं। तो इन सबको आप एक फिक्स बेस पे डिवाइड करेंगे। जैसे लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है तो आप उसको लेबर के बेसिस पे करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी लेबर है, उसी हिसाब से आप उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस कि आप जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज़्यादा वेज देते होंगे
उस डिपार्टमेंट के WCR में आप उतनी ज़्यादा वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका वेज डाटा है टोटल में 15,000 रुपये और 10,000 आप देते हैं डिपार्टमेंट ए को, 5,000 देते हैं डिपार्टमेंट बी को, तो आपका 2:1 के रेशियो में आपको WCR को भी डिवाइड करना होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके। और कुछ अदर एक्सपेंसेस बचते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जनरल मैनेजर सैलरी, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा कैन बी एलोकेटेड और एनी अप्रोप्रिएट बेस। इनको आप किसी भी अप्रोप्रिएट बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, या कह लो कि या तो सेल्स के बेस पे कर दिया, या प्रॉफिट के बेस पे कर दिया। तो कुछ कुछ खर्चे होते हैं जिनको आप कोई भी अप्रोप्रिएट बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई अप्रोप्रिएट बेस नहीं मिलता तो आप इक्वली बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सपेंस कैसे एलोकेट करने हैं। अब आते हैं इनकम कैसे एलोकेट करोगे। अब इनकम देखो, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन। अब आपको जो जो इनकम मिलती है उसके पीछे आप रीज़न देखना कि वो इनकम कहाँ से आ रही है, किस लिए आ रही है, तो उस रीज़न को उठा लेना है। जैसे आपको डिस्काउंट मिलता है, रिसीव हुआ है, इनकम है ये आपकी, तो ये डिस्काउंट रिसीव किस पे होता है? परचेज पे होता है। ठीक है, अगर मान लो आपको टोटल डिस्काउंट मिलता है 28,000 रुपीज़ का, और एक डिपार्टमेंट में आपने 21 लाख की परचेज करी है और एक डिपार्टमेंट में 7 लाख की परचेज करी है, तो आपको उस 28,000 रुपये को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बैकअप रीज़न देखने हैं। कमीशन एंड ऑन सेल क्या होगा रीज़न? कमीशन मिली सेल्स पे तो क्या होगा रीज़न? नेट सेल को ही तो लोगे बेस। तो एक बेस बनाना आपको आना चाहिए, वो सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस और अकाउंटिंग को आप कितना बेहतर तरीके से जानते हैं उस हिसाब से होगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जिनको अभी तक अकाउंटिंग ढंग से नहीं आती उसको हम ज़रूर मदद करेंगे। और आप एक एप्रोप्रिएट बेस ढूंढना बहुत आसान है। आपको सिर्फ वो चीज़ देखनी है वो किस पे मिली है, कहाँ से मिली है, क्या उसका बेस था, क्या रीज़न था। उसी रीज़न पे आप उस खर्चे को या इनकम को अपोर्शन कर सकते हैं। तो यही था इस चैप्टर की थ्योरी में। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में, बट अगर आप ये नहीं पढ़ते तो क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है हमको, सिर्फ समझना है हमको। कभी ज़िंदगी में नहीं रटेंगे कुछ भी। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।